कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार एक ऐसे कानून का पालन करने को कह रही है जिसे मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बनाया गया था। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उसका पालन करवा रही है तो पूरा विपक्ष आसमान सिर पर उठा रहा है। इसमें कट्टरता दिख रही है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। जमीयत उलेमाए हिंद ने तो इस मामले को कोर्ट तक ले जाए जाने की तैयारी कर ली। कांवड़ पथ के दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर साफ साफ लिखना होगा। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशासन को कड़ाई से इसे लागू करवाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आ रही हैं। दुकानदार पुराने नाम वाले बैनर्स, होर्डिंग्स हटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के इस आदेश पर घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देख रहा है तो दूसरा नियमों का हवाला दे रहा है। असल में खाने पीने की दुकानों या प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस जरूरी है। ये दो अथॉरिटीज जारी करती हैं, पहला केंद्रीय और दूसरा स्टेट। ऐसे प्रतिष्ठान जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं उन्हें केंद्रीय एजेंसी लाइसेंस देती हैं, जबकि जो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं उन्हें संबंधित राज्य सरकार लाइसेंस जारी करती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ प्रत्येक जिले में सहायक आयुक्त खाद्य, द्वितीय या अभिहित अधिकारी होते हैं जो खाद्य प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी करते हैं। लाइसेंस पर दुकान या प्रतिष्ठान का नाम, संचालक, प्रोप्राइटर, ऑनर का नाम, पूरा पता। खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लाइसेंस से जुड़े नियम कायदों का प्रावधान फूड सेफ्टी रूल 2011 से किया गया है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बना था। इस रूल में लाइसेंस की शर्तों पर नजर डालें तो खाने पीने की दुकानों के लिए कम से कम 15 कड़ी शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने लाइसेंस की असली कॉपी दुकान में किसी ऐसी जगह लगाना अनिवार्य है जो उपभोक्ता को नजर आए। लाइसेंसिंग की शर्तों में यह भी कहा गया कि अगर दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में किसी भी तरह का बदलाव करता है तो भी उसे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे अपने लाइसेंस जिस नाम पर लिया गया है, अगर दुकान का नाम बदलकर कुछ और कर दिया गया तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। और इसके अलावा जो सामान बेचने के लिए लाइसेंस लिया गया है उससे इतर कोई और सामान नहीं बेचा जाएगा। प्रतिदिन प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल और सेल्स का रिकॉर्ड रखना होगा। यूपी सरकार के फूड सेफ्टी ऑफिसर एसएन सिंह कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म को खाद्य पदार्थ के वितरण, भंडारण या मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस दिया जाता है तो उसकी सारी डिटेल्स लाइसेंस पर मेंशन होती हैं, जैसे प्रतिष्ठान का नाम, उसके संचालक अथवा ऑनर का नाम, पूरा पता इत्यादि। लाइसेंस की एक कंडीशन ये भी है कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रतिष्ठान या दुकान पटल पर ऐसी जगह प्रदर्शित करना होगा जहां ग्राहक उसे देख सके। लाइसेंस को किसी फाइल में रखकर फूड सेफ्टी के तहत प्रतिष्ठानों को जो लाइसेंस मिलता है उसकी शर्तों के उल्लंघन कड़े जुर्माने के प्रावधान भी हैं। कोई दुकानदार अगर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाता है, दुकान बंद की जा सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से दुकान चलाता है तो ये इम्पर्सोनेशन के दायरे में आता है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी है, आपराधिक मामला बनता है। वो कहते हैं कि खानपान ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति की शुचिता या मान्यता से जुड़ी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता, नॉनवेज परोसने वाली दुकान पर जाना नहीं चाहता, दुकान का नाम ऐसा है जो उसे ऐसा विश्वास दिलाता है कि वहां नॉनवेज नहीं परोसा जाता होगा, तो ये धोखाधड़ी के दायरे में आएगा। पहले आईपीसी के सेक्शन 416 में चीटिंग बाय पर्सोनेशन से जुड़ा प्रावधान था जिसमें 3 साल तक की सजा थी, और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 में इससे जुड़े प्रावधान हैं और सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार होने के 2 दिन बाद से ही आतिशी मरलेना, संजय सिंह और पूरी आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया तो कभी घट गया। लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सैकड़ों बार ये दोहरा चुके हैं कि केजरीवाल कभी भी कोमा में जाएंगे और बीजेपी सरकार उनकी हत्या करना चाहती है। हालांकि ऐसा कोई सबूत आम आदमी पार्टी के पास नहीं जो उनके दावों के पक्ष में हो। केजरीवाल को जमानत न मिलती थी, एक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत हासिल करने की साजिश रची, जिसका खुलासा एलजी ने अपने पत्र में कर दिया, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत अब गर्मा गई है। आपने चिट्ठी की आलोचना करते हुए बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल सक्सेना ने आरोप लगाया कि न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें दिया जा रहा खाना और दवाइयां संभवतः जानबूझकर नहीं ले रहे। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल की हेल्थ कंडीशन के बारे में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जानबूझकर कम कैलोरी लिए जाने के कई उदाहरण हैं, जबकि उन्हें घर का खाना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने 7 जुलाई को डिनर से पहले इंसुलिन देने से इनकार कर दिया था। संजय सिंह ने इस दावे पर निराशा जताते हुए उपराज्यपाल पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि ये कैसा मजाक है एलजी सर,
क्या कोई आदमी रात में अपना शुगर लेवल कम कर सकता है, जो बहुत खतरनाक है? एलजी सर, अगर आपको बीमारी के बारे में नहीं पता तो आपको ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल अधीक्षक की रिपोर्ट ने केजरीवाल की उस साजिश को उजागर कर दिया जिसमें वो जेल में वजन कम होने और हाई ब्लड शुगर लेवल का दावा करने के लिए मजबूर जानबूझकर कम कैलोरी वाला भोजन ले रहे हैं और इंसुलिन लेने से मना कर रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति हासिल हो सके। सांसद संजय सिंह ने कहा कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच लगभग 30 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे या इसके आसपास रहा। इस स्तर पर कोई भी शख्स कोमा में जा सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन उपराज्यपाल और भाजपा अरविंद केजरीवाल की झूठी रिपोर्ट जारी कर रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और उपराज्यपाल के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर पहले कहा गया कि वो ज्यादा खाना खा रहे हैं, पूरी मिठाई खाकर शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं, उन्हें इंसुलिन की कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब एम्स का मेडिकल बोर्ड बनाया गया तो कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता है। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। उन्होंने कहा कि अब उपराज्यपाल और भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल कुछ खा नहीं रहे, कम कैलोरी लेकर वो अपनी शुगर कम कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि कोई अपनी जान के साथ खिलवाड़ करे? शुगर लेवल 50 से नीचे जाने पर अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं और उनकी जान भी जा सकती है। हर ग्राहक को ये पता होना चाहिए कि वो किससे सामान खरीद रहा है, खासतौर से खाने पीने की वस्तु। बड़ी बात ये कि इसको लेकर सख्त कानून भी है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून के तहत आदेश जारी कर दिया तो हंगामा खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब बेचैन हो गए। योगी सरकार ने सिर्फ कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल्स, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी ताकि कांवड़ियों को ये पता हो कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। लेकिन अब ये विवाद सियासत के मैदान में निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। माना जा रहा है कि नेम प्लेट लगाने के विरोध कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है, क्योंकि ये हर ग्राहक का अधिकार है, उसे ये पता हो कि वो किससे सामान खरीद रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नेम प्लेट विवाद पर कहा कि अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई आदेश पारित करती है तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा आदेश जारी करना अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। इस तरह से तो सरकार सीधा सीधा छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किस बुनियाद के अनुसार ये निर्णय दिया, खुले तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि ये जीवन के अधिकार के खिलाफ है, आप आजीविका के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाने का आदेश, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसी दिन मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मुजफ्फरनगर जिले में 240 किलोमीटर लंबे कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल, ढाबों और ठेलों सहित रेस्टोरों को अपने मालिकों या इन दुकानों पर काम करने वालों के नाम छापने का आदेश दिया था। इसके कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य के लिए ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला किया। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद, कई पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया। जमीयत ने योगी सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि ये भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है, इससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन होता है। जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेसी नेता के नाम पर पुरस्कार हो और पुरस्कार देने वाली समिति का अध्यक्ष भी कांग्रेसी हो तो जाहिर है वो पुरस्कार किसी कांग्रेसी को ही मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का एक नियम ये भी है कि किसी पद, पुरस्कार या सम्मान पर पहला गांधी परिवार का होता है। इसलिए पहले पुरस्कार के लिए राहुल गांधी के नाम का चयन किया गया। राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओमान चांडी फाउंडेशन ने प्रथम ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार की घोषणा नेता की पहली पुण्यतिथि के 3 दिन बाद यानी 21 जुलाई को की है। इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख रुपए की राशि और प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता नेमम पुष्पराज की बनाई गई प्रतिमा दी जाएगी। एक बयान में कहा गया कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और एक उनका समाधान निकला था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ जूरी ने पुरस्कार विजेता का चयन किया था। पिछले साल 18 जुलाई 2023 को केरल के 10वें मुख्यमंत्री ओमान चांडी का बेंगलुरु के चिन्मय मिशन अस्पताल में निधन हो गया था। ओमान चांडी 2004 से 16 के बीच केरल के मुख्यमंत्री रहे।
साथ ही साल 2006 से 2011 के बीच केरल में विपक्ष के नेता भी रहे। वो केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधायक भी थे। इसके अलावा ओमान चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विसेज के लिए सम्मानित किया था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओमान चांडी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया था। इसके अलावा उन्हें आंध्र प्रदेश का इंचार्ज भी बनाया गया था। हालांकि अपने आखिरी दिनों में चांडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। राजनीति में ओमान चांडी का सफर काफी लंबा रहा था, जहां चांडी केरल स्टूडेंट यूनियन के वो 1967 से 69 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। इसके साथ ही चांडी को साल 1970 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। वे 5 दशक के पुथुपल्ली विधानसभा सीट से विधायक भी रहे।